नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं। और वो ये है कि जब हम लैंड लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, खास करके बड़े चंक लैंड्स के लेते हैं, किसी तहसील एरिया में, किसी राज्य में, किसी गांव में कृषि लैंड हो या वो कन्वर्जन हो चुका हो, तो इनको म्यूटेशन कराना क्यों ज़रूरी है, ये दाखिल खारिज क्या होता है, लैंड्स को म्यूटेशन ना कराएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसको कराने का प्रोसीजर क्या है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ दोस्तों कि ये दाखिल खारिज यानी कि लैंड का म्यूटेशन है क्या, ये क्यों कराना ज़रूरी है और इसको कराने का प्रोसीजर क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको मिलते रहें, आप बने रहें मेरे चैनल से, आपको रेगुलर हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं कि दाखिल खारिज क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी लैंड से रिलेटेड लॉज या बाय लॉज हैं, भूमि से रिलेटेड हैं, वो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। राज्य सरकार का भू राजस्व विभाग जो है इसकी देखरेख करता है और जो भू राजस्व विभाग है उसी के अंडर में सारे लैंड बाय लॉज जो हैं वो टेकन केयर किए जाते हैं। तो जो राज्य है वहाँ पे हर लैंड के लिए तहसील ऑफिस अपॉइंट है। हर डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर तहसीलदार हैं, तहसीलदार अपॉइंट किए जाते हैं। जो राज्य का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, भू राजस्व डिपार्टमेंट है, वहाँ से तहसीलदार अपॉइंट होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। उसमें आगे जो उनके नीचे डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। एक छोटे चंक ऑफ लैंड को हर पटवारी के अंडर में दिया जाता है और लैंड का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है तहसीलदार ऑफिस में। तो जनरली हर डिस्ट्रिक्ट के तहसीलदार ऑफिस में वहाँ का लैंड रिकॉर्ड पाया जाता है। अब बात करते हैं कि दाखिल खारिज क्या है। तो दोस्तों दाखिल खारिज बेसिकली मालिकाना हक का बदलना या फिर लैंड पोजेशन यानी कि कब्जा किसका है उसका रिकॉर्ड में नाम होना, इसे दाखिल खारिज कहा जाता है एक तरह से। जैसे कि दो तरह के होते हैं अगर आप माने तो। पहला कि सपोज आपके दादाजी के नाम पे कोई लैंड है, बड़ा लैंड है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी उनके सर्वाइविंग लीगल हेयर्स हैं यानी कि वारिस हैं, उन वारिसों का नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि लैंड किसी के पास है और उसने आपको बेचा, तो जब आप उस लैंड को खरीद रहे हैं तो आप अपना जो नाम है वो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़वाते हैं तहसीलदार ऑफिस में। इस प्रक्रिया को चेंज ऑफ ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक के बदलने को और नए मालिक का नाम चढ़ने को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दाखिल खारिज कहा जाता है। जनरली जो पूरे देश की भी बात करें तो जिस तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, उसको हम खतौनी कहते हैं या फिर जमाबंदी कहा जाता है, किसी किसी स्टेट्स में कहीं पे फर्द भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट बेसिकली होता ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है। और जब इसमें नए व्यक्ति का नाम चढ़ता है तो उस प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। नया जो रिकॉर्ड सामने आता है, अगर खसरा खतौनी में या जमाबंदी में या फर्द में नया जो व्यक्ति का नाम चढ़ा हुआ है, तो जो उसका म्यूटेशन वाला रिकॉर्ड है उसे हम इंतकाल कहते हैं। तो ये इंतकाल क्यों ज़रूरी है नए ओनर के नाम पे, अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों, चाहे आपने सपोज कीजिए आपने पूरा लैंड खरीद लिया है, लेकिन नाम जो है पिछले ओनर का या पिछले मालिक का ही चढ़ा हुआ है सरकारी रिकॉर्ड में। जो भू राजस्व डिपार्टमेंट है वहां पे अगर पिछले ओनर का ही नाम चढ़ा हुआ है तो वो व्यक्ति हो सकता है किसी और को भी ये लैंड बेचने की कोशिश करे, ट्राई करे, मल्टीपल सेलिंग का ट्राई करे, या फिर हो सकता है कहीं किसी से उधार ले या लोन ले, किसी NBFC से, बैंक से या किसी भी प्राइवेट फाइनेंसर से लोन ले। तो ये जो व्यक्ति इसको लोन देना चाहता है या जो दूसरा व्यक्ति उसी लैंड को खरीदना चाहता है जो आप खरीद चुके हैं सेल डीड के थ्रू, तो वो भू राजस्व रिकॉर्ड में चेक करेगा, ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। वो वेरीफाई करेगा कि क्या ये व्यक्ति सचमुच मालिक है इस लैंड का,
और क्योंकि अभी तक उसका नाम हटा ही नहीं है लैंड रिकॉर्ड से और आपका नाम दिख ही नहीं रहा है, तो जो भी चेक करेगा उसे दिखेगा कि वही व्यक्ति अभी तक मालिक है इस लैंड का, जिसमें उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाएगा इस लैंड को दोबारा किसी और को सेल करना या फिर इस लैंड के ऊपर कहीं से लोन लेना। तो ये आपके साथ काफी बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और इस फ्रॉड से बचने के लिए सही जो तरीका है वो यही है कि आप अपना नाम जो है दाखिल खारिज करवाएं, लैंड रिकॉर्ड में चढ़वाएं। आपका नाम खसरा खतौनी में एंटर हो जाना चाहिए, आपके नाम का इंतकाल आ जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम अगर लीगल हेयर्स की बात करें, वारिसान की बात करें कि किसी की मृत्यु के बाद उसके वारिसों ने अगर अपना नाम नहीं चढ़ाया तो उसका क्या रिपरकशन हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में जो व्यक्ति मर गया है, जनरली कहीं के भी जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं 5-6 साल में रिन्यू होते रहते हैं, और अगर कोई वहां पे क्लेम करने नहीं गया, सरकारी रिकॉर्ड्स में क्लेम करने नहीं गया या नाम नहीं चढ़वाया, तो थोड़े टाइम बाद अनक्लेम्ड लैंड करके उस लैंड को आपके रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है और फिर आपको अपना नाम उसमें एंटर कराना बहुत मुश्किल प्रक्रिया हो जाती है। तो सही तरीका यही है कि अगर आपका कोई एंसेस्टर की मृत्यु हो गई है और उसके बाद आपको अपना नाम चढ़वाना है या फिर आपने कोई लैंड खरीदा है, तो विद इन 1 मंथ और मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स ऑफ दिस सेल, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, परचेज जो है, या फिर आपके एंसेस्टर की डेथ हुई है, तो विद इन 1 मंथ एंड मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स आपको ये दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए और अपना म्यूटेशन में नाम चढ़ा देना चाहिए। इसका एक और जो नुकसान हो सकता है दाखिल खारिज ना करवाने का बहुत बड़ा, वो ये है कि सपोज आपके नाम पे लैंड रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ा हुआ है और ये लैंड आपकी एक्विजिशन में आ जाती है, सरकारी अधिग्रहण में आ जाती है, तो ऐसे में जब उस लैंड के एवज में आपको कॉम्पनसेशन मिलने की बात होती है, तो क्योंकि आपका नाम चढ़ा ही नहीं हुआ है सरकारी रिकॉर्ड में, तो आपको कॉम्पनसेशन मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत आपको आ सकती है कि लैंड भी आपने खरीदी, आपकी लैंड अधिग्रहण में चली गई, एक्विजिशन में चली गई और आपको उसका कॉम्पनसेशन भी कुछ नहीं मिल पा रहा। लेकिन अगर आपका नाम चढ़ा हुआ है लैंड रिकॉर्ड में, तो सरकारी कॉम्पनसेशन जो भी मिलता है उस लैंड रिलेटेड, वो उसके आप हकदार हो जाते हैं। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि लैंड में आपका म्यूटेशन होना चाहिए। अब इसकी प्रक्रिया क्या है दोस्तों, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपके किसी एंसेस्टर की मृत्यु हुई और उसके बाद आपको थ्रू एंसेस्टर ये प्रॉपर्टी आपके ऊपर डिवॉल्व हुई है, एज वारिस आपके पास ये प्रॉपर्टी आ रही है, या फिर आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है सेल डीड के थ्रू, तो आप जो कंसर्न तहसीलदार ऑफिस है वहां पे एक एप्लीकेशन डालेंगे। उस एप्लीकेशन में आप अपना सेल डीड की कॉपी अटैच कर सकते हैं और एक एक डिटेल सारी देंगे कि आपने कौन सी लैंड, उसकी क्या बाउंड्रीज हैं, कितनी बड़ी लैंड, कितने पैसे में, कौन सी सेल डीड के थ्रू, सेल डीड का बुक नंबर, वॉल्यूम नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पूरी डिटेल्स आप एप्लीकेशन में मेंशन करके तहसीलदार ऑफिस में एप्लीकेशन डिपॉजिट करवाएंगे। प्रार्थना पत्र आप वहां पे फाइल करेंगे। अगर आप वारिस हैं और आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है तो ठीक वैसे ही आपको अपना वारिसान प्रमाण पत्र लगाना है, लैंड की पूरी डिटेल्स देनी है, साथ में वारिसान प्रमाण पत्र अटैच करके अपनी जो एप्लीकेशन है तहसीलदार ऑफिस में देनी है। उसके बाद जो तहसीलदार हैं, जनरली कंसर्न्ड पटवारी जो हैं आपके एरिया के, उनको ये मार्क कर देते हैं आपकी एप्लीकेशन और वो आपकी पूरी लैंड की वेरिफिकेशन करते हैं कि सचमुच आपकी लैंड वहां है कि नहीं, सचमुच आपने खरीदी है कि नहीं, कब्जा आपका है कि नहीं लैंड पे। तो सारी चीजें जो है वो पटवारी वेरीफाई करके मौका रिपोर्ट फाइल करते हैं तहसीलदार के पास। तो अंडर सेक्शन 34 यानी कि धारा 34 के तहत जब तक मौका रिपोर्ट नहीं आती है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं आती है, तहसीलदार जो नया नाम है, नए व्यक्ति का नाम है, नए मालिक का नाम है, वो उस पर नहीं चढ़ाते हैं। तो ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है और इसके बिना नहीं हो सकता। तो आप ध्यान रखें कि जब आपने लैंड ली है तो आपका कब्जा भी उस पर होना ही चाहिए, बिना कब्जे के नहीं हो सकता। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जब ये लैंड खरीदी है या फिर एज वारिस आपके पास आई है, तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आनी चाहिए विद इन 1 मंथ।
इसीलिए जनरली 1 महीने के बाद म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्टर है, क्लेमेंट है या बेनिफिशियरी है उस प्रॉपर्टी में, जो कि ऑब्जेक्शन डालना चाहता है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे ना चढ़े, वो तहसीलदार ऑफिस में अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। तो अगर आपके अगेंस्ट, उस लैंड के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन आई हुई है तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया के तहत जुडिशियल प्रोसेस के अंडर वो सारा कुछ वेरीफाई होके डिसाइड होगा कि किसके नाम पे ये होना चाहिए, और उसके बाद ही दाखिल खारिज होगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई है तो आपका ये जो मौका रिपोर्ट फाइल होगी पटवारी के द्वारा, उसके बाद आपका नाम जो है दाखिल खारिज हो जाता है, आपका नाम चढ़ जाता है, म्यूटेट हो जाता है लैंड रिकॉर्ड्स में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। तो दोस्तों ये तरीका है म्यूटेशन का, दाखिल खारिज का। अगर आप कोई खतौनी देखेंगे तो आप उसमें क्लियर कट देख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो खतौनी का होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट, वहां पे ओरिजिनल ओनर्स का नाम होता है, और जिसका नाम दाखिल खारिज हुआ है, जिसका नए मालिक का नाम चढ़ा है, उसका एक्सट्रीम राइट में खतौनी के पेज पे एक्सट्रीम राइट वाले कॉलम में नाम चढ़ा हुआ होता है, आपको मिल जाता है। तो ये दोस्तों प्रक्रिया बहुत जरूरी है। जब आप चढ़वा लेते हैं तो आप इसको समय समय पर वेरीफाई भी कर लिया कीजिए कि आपका ही नाम चढ़ा हुआ है कि नहीं, जो कि बहुत आसान है। आजकल तो ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन ये प्रक्रिया हो चुकी है। जो भू राजस्व डिपार्टमेंट का ऑनलाइन जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, वहां पे आप जाकर के ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं कि इस खसरा नंबर में किसका नाम चढ़ा हुआ है, कौन सा मालिक शो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे यूपी में अगर आप जाएंगे तो आप भूलेख की साइट पे जा सकते हैं, और भूलेख की साइट पे आपको ये चीजें मिल जाती हैं, रिकॉर्ड मिल जाता है। तो दोस्तों ये है दाखिल खारिज की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है, और एग्जैक्टली दाखिल खारिज है क्या। तो इस दाखिल खारिज को जरूर करवाएं। इनफैक्ट जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है वहां पे तो जो व्यक्ति खेती कर रहा है, जिसने बुआई की है, उसका भी नाम चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बुआई करता है भारत के कानून के हिसाब से जिसने बोया है वही काटेगा। यानी कि अगर एक फसल बो दी गई है तो जब तक वो कट नहीं जाएगी उसका कब्जा, उसका पोजीशन कोई छीन नहीं सकता है किसान का। तो इसलिए इवन जो सिर्फ कब्जे में है, मालिक नहीं भी है, तो खातेदार के नाम पे या फिर जो जिसने कृषि किया हुआ है, कृषक जो है, उसका नाम चढ़ा हुआ होता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। तो आपको जरूर देखना चाहिए कि कहीं किसी का नाम पोजेशन में या एज कृषक आपके लैंड पे तो नहीं चढ़ा हुआ है। तो ये चीजें वेरीफाई करने के लिए आप ऑनलाइन साइट पे जा सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे आप ये भी वेरीफाई कर पाएंगे कि कोई और अपना कब्जा तो नहीं शो कर रहा है आपके लैंड पे। इसलिए ये दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। और जो कृषक हैं जो अपना वहां पे खेती कर रहे हैं किसी और की लैंड पे, वो भी अपना नाम दाखिल खारिज उस पर्टिकुलर टेन्योर के लिए करा सकते हैं, ताकि वो चेक कर सकें, जिसे हम गिरदावरी कहते हैं, खसरा गिरदावरी, कि खसरा गिरदावरी में वो वेरीफाई कर सकते हैं कि उनका नाम उस पर्टिकुलर जो फसल का बुआई सीजन है उसके लिए चढ़ा हुआ है कि नहीं, ताकि उसकी बुआई पे बोई हुई लैंड पे कोई और कब्जा ना कर सके जब तक कि वो अपनी जो फसल है उसको काट ना ले, उसको निकाल ना ले। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी दाखिल खारिज और लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिलेटेड। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, तो आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब ब खैर।